जय श्री राम जी, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। रेजोनेंस पे बातचीत हो रही थी। द आइडिया ऑफ डिस्कशन वाज रेजोनेंस, बट सबसे पहले जय श्री राम, सबसे पहले प्रभु का नाम, बाद में बाकी सारे काम। ये बात शायद मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझसे कुछ बच्चे ना अक्सर पूछते हैं कि सर जय श्री राम बोल के स्टार्ट क्यों करते हो, जय श्री राम बोल के खत्म क्यों करते हो। तो भाई साहब, जय श्री राम बोल के मैं ना सैनिटाइज करता हूँ आप सबको, अपने आप को, ठीक है। हाँ, अपने माइंड को, सोल को, दिमाग को, सोच को थोड़ा सैनिटाइज करें, शुद्धि करें, और भगवान से रिक्वेस्ट करें कि जी अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो काम बहुत अच्छे से हो और हमारे दिमाग में आए। आइडिया समझ आता है। एंड जाने से पहले जो जय श्री राम बोलता हूँ वो क्या है, वो एक तरीके का लैमिनेशन होता है। लैमिनेशन क्या है कि जो अच्छी बातें, अच्छा काम आज प्रभु के आशीर्वाद से करेंगे ना, उस पे फिर हमारी काम चोरी की, ठीक है, और बुराइयों की जो परत चढ़े वो ना चढ़ पाए, तो एक लैमिनेशन करके, और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से जय श्री राम का सैनिटाइजेशन। हाँ जी, रेजोनेंस। सबको आवाज क्लियर है बिल्कुल, और सबको दिखाई साफ साफ दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। वरुण, Yes, वरुण sir. बेटे बहुत ध्यान से देखेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं कौस्तुभ? तो पहले रिवाइज करवा रही हूँ मैं थोड़ा। हाँ, वही कर रहा हूँ मेरे बेटे, वरुण नहीं आया था ना यार, वरुण वाज नॉट देयर। अच्छा, रेजोनेंस है क्या बच्चों? रेजोनेंस के लिए आपको समझना क्या है, टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन। टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल और आयन। एक कोई मॉलिक्यूल या आयन ऐसा है जिसे समझने के लिए, जिसे पढ़ने के लिए आपको एक लुईस स्ट्रक्चर से काम नहीं चल पा रहा, तो आपको उसकी दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करना पड़ रहा है उसे पूरी तरह समझने के लिए। जब आप एक ही चीज की दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। साधारण शब्दों में समझेंगे, बहुत साधारण शब्दों में। हमने एक कार्बोनेट आयन CO3 बनाने का प्रयास किया। एक बच्चा ये बना के लाया, दूसरा बच्चा ये बना के लाया, तीसरा बच्चा ये बना के लाया। आप बताएं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? ध्यान से देखें तो ये सारे सही हैं, तीनों सही है। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सही है। तो अब हमारे लिए कार्बोनेट इफेक्टिवली है क्या? ये तीनों में से कोई भी, या इन तीनों का समेशन? इन तीनों का समेशन है जी, इन तीनों का समेशन। अब अगर मैं इन तीनों का समेशन बनाता हूं तो वो मुझे कैसा दिखाई देगा? वो मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो ये बता रहा है कि इस प्लेन पे भी ये डॉट डॉट डॉट, ये जो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखें, ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या है ये? Electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो कि मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर और नीचे इधर उधर भाग रहे हैं, डी लोकलाइज्ड है। शब्द बोलेंगे भी सारे लोग, क्या है? डी लोकलाइज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आवागमन चालू है, तो कार्बोनेट की सारी प्रॉपर्टीज, ना ये स्ट्रक्चर समझाती है, ना ये, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझाती है। तो जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर थे, ये जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर थे, ये क्या थे जी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें? रेजोनेटिंग Resonating structure. जो वैरायटी ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स एक मॉलिक्यूल को समझने, परखने, पढ़ने, जानने के लिए आवश्यक है, वह लुईस स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उनका कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। Resonance hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ, रेजोनेंस हाइब्रिड। Resonance hybrid. वरुण, हमने बच्चे तार को बांधा और बांध के खींच दिया, तो एक ही समय पे तार नीचे जाता हुआ भी दिख रहा होता, ऊपर भी बहुत सारे इमेजेस दिख रहे होते तार के। यस सर। हाँ, वो हाइपोथेटिकल, वो अनरियल, वो सिर्फ जो एक इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएट कर रहा होता है, जो है ना, वो एक तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और जो मीन पोजीशन है हमारी, वो मीन पोजीशन क्या है बेटे? रेजोनेंस हाइब्रिड। वो मीन पोजीशन क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों, एक ये डिस्कशन हुआ था, हमने 6 आकृष्ट लेके कमर से रस्सी से बांध दिए थे।
आइडिया क्या था, 6 के 6 आकृष्ट के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्या बन गया जी? सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या थे? ये तेरे पी ऑर्बिटल। अब ये पी ऑर्बिटल कैसे विजुलाइज किए थे हमने विजुलाइजेशन ये किया था कि एक हाथ से हाथ, पैर से पैर, साइड से निकाल के जोड़ना। अच्छा देख ध्यान से समझ, मैं आकृष भाई यहां से कमर से रस्सी बांध दिए, अब ये मैंने पैर से पैर, हाथ से हाथ टच करा दिया, तो ये क्या बन गया? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन पाई बॉन्ड। हाथ से हाथ का टच करना, पैर से पैर, नीचे क्या बन गया बच्चों? पाई बॉन्ड। कमर से रस्सी का बंधा होना क्या बन गया बेटे? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा इसका मेरे साथ बना हुआ है, तो ये अगले के साथ नहीं बनाएगा, वो अगले के साथ बनाएगा, वो अपने के अगले के साथ नहीं बनाएगा। समझ आ रहा है ना? ऑल्टरनेट पे। ये मेरे साथ नहीं बना रहा। अच्छा अब हम कैसे खड़े खड़े थक गए, तो थोड़ी देर बाद हम सारे क्या कह रहे, यार हाथ पलट ले भाई, मैंने ऐसे बंद किया, अब मैंने इधर खोल लिया, इसका और मेरा पाई बॉन्ड है। अगर मैं 1 हूं तो 1 और 2 का पाई बॉन्ड अब है, 2 और 3 का पाई बॉन्ड नहीं होगा, 3 और 4 का होगा, 4 और 5 का नहीं होगा, 5 और 6 का होगा। आइडिया समझ आ रहा है? आइडिया समझ आ रहा है? यस सर। बेटे ये पाई बॉन्ड है, अगला नहीं है, ये पाई बॉन्ड है, अगला नहीं है, ये पाई बॉन्ड है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर मैं इस तरीके से दिखाता, इसी सेम स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से दिखाता कि ये जो हम पाई बॉन्ड बना रहे थे, जो पाई बॉन्ड हम बना रहे थे, एक मिनट यार कोई ज्वाइन कर रहा है, मैंने ऐसे बना दिए। गलती क्या है जी अगर मैं ऐसे पाई बॉन्ड बना दूं? ये भी सही है। Is there is anything wrong in this? बच्चों इसमें और इसमें कोई अंतर है? नो सर। बच्चे आइडिया क्या है? देख अब मैं इसे लाइन में बना के अगर दिखाता हूं तो कैसा दिखता है? लाइन में बना के दिखाऊं तो ये ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसे ही था जी। आधा टाइम वो यहां रहता है, आधा टाइम वो वहां रहता है। फैक्ट इज वो इन दोनों के बीच में फ्लिप करता रहता है। क्या करता रहता है दोनों के बीच में? फ्लिप करता रहता है। अच्छा और तेरे फ्लिपिंग टाइम क्या है? 10 की पावर -8 सेकेंड। वरुण फ्लिपिंग टाइम क्या है? 10 की पावर -8 सेकेंड। -8 सेकेंड। भाई साहब तू पलक झपकेगा वो लगभग 1.1 बिलियन कह ले, 0.1 बिलियन बार इधर उधर कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, इनका कंबाइंड फॉर्म दिखेगा। और वो कंबाइंड फॉर्म कैसा बताया था? ये गोले वाला। कंबाइंड फॉर्म कैसा है? ये गोले वाला। क्या मतलब है इसका? समझे मतलब क्या है? आप पहले ये देखिए, ये जो आपने बनाया इससे आप क्या समझाना चाहते हैं? इससे हम क्या समझाना चाहते हैं बच्चों? इससे हम ये समझाना चाह रहे हैं जी कि आपका कार्बन का एक हेक्सागोनल फ्रेम बन गया है। उस हेक्सागोनल फ्रेम के ऊपर मैंने कैसे समझाया था? उस हेक्सागोनल फ्रेम के ऊपर एक हेलो ऊपर की तरफ है, एक हेलो नीचे की तरफ है। ये हेलो समझ आ रहा है ना? ह्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड, पाई क्लाउड, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये जो तेरा गोला है वो इन दोनों चीजों का कंबाइंड एक रिप्रेजेंटेशन है कि जी बेंजीन जो है उसमें एक गोले का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। बोलेंगे भी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above the plane and below the plane. बात सबको समझ आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so this is resonance. अच्छा रेजोनेंस में और क्या डिस्कशन हुआ था? आप रेजोनेंस कराते वक्त कभी भी लुईस के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपकी हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मतलब आपका सेंट्रल एटम जो भी डिसाइड होगा वो अपने वैलेंस शेल के कोवैलेंसी के अनुसार ही बाकी चीजों से जुड़ेगा। जो बाकी चीजें वो अपनी रिस्पेक्टेड जो भी कोवैलेंसीज है उन्हीं के अनुसार सेंट्रल एटम से जुड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ओ 2 बॉन्ड बना रहा है तो आपने उसको ओ को 1 बना दिया 4 बना दी, नहीं है पॉसिबल। वो 2 बॉन्ड बनाएगा नॉर्मली, या कोऑर्डिनेट बना रहा है तो 3 बनाएगा, दैट्स ऑल। तू 1 या 4 नहीं कर सकता उसे। नाइट्रोजन 3 बनाता है नॉर्मली, कोऑर्डिनेट बनाए तो 4, तू उसे 5 नहीं कर सकता। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. VICPR फॉलो होगा। हाँ VICPR फॉलो होगा। आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि आप डेफिशिएंट ऑक्टेट बना दो।
आप डेफिशिएंट ऑक्टेट नहीं बनाएंगे, आप पूरा कोशिश आपकी रहेगी कि आप ऐसी चीज बनाएं जिसमें ऑक्टेट ज्यादा पूरे हो, ऑक्टेट ज्यादा पूरे। बेटे ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। आप बताइए बॉन्डिंग का ही एसेंस क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट प्राइमरी रीजन दैट यू केम अक्रॉस व्हेन यू लर्नड बॉन्डिंग? आपने बॉन्ड क्यों बनेगा क्या समझाया था? ऑक्टेट पूरा करें, स्टेबिलिटी लाएं, ऐसी था बच्चों। तो वो सेम लॉजिक यार, वो सेम लॉजिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे भी तो लागू होगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त भी ऑक्टेट का उल्लंघन नहीं करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, चार्जेस नहीं लाएंगे। यार चार्ज आता ही कब है? चार्ज आता है बेटे जब पाई बॉन्ड टूटते। चार्ज कब आता है? जब पाई बॉन्ड तोड़े। पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आसानी से तोड़ा गया। प्रभु आपने अगर बॉन्ड तोड़ा तो एक को माइनस बना दोगे जिसे इलीगली जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक को प्लस बना दोगे जिसे बेचारे को लूटपाट लिया। तो यार इस तरीके के चार्जेस क्रिएट करने से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हेंस चार्ज क्रिएट करना अलाउड नहीं है। यदि मजबूरन चार्ज आ गए, यदि मजबूरन चार्ज आ गए तो आप चार्ज कहां रखेंगे? नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। नेगेटिव कहां रखेंगे बच्चों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव कहां रखेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। एक ही एग्जांपल देखें, फॉर्मिक एसिड। ये क्या है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH। देख सबके ऑक्टेट पूरे थे? हाँ जी सबके ऑक्टेट पूरे थे। यस सर। अब हम बदतमीजियां कर रहे हैं। बदतमीजी नंबर 1, ये ऐसा बना देते हैं। बदतमीजी नंबर 2, नहीं ऐसा बना देते हैं। ठीक है जी। बदतमीजी नंबर 3 कि नहीं चल ऐसा बना देते हैं। अब हमसे बोला गया यदि फॉर्मिक एसिड इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है, इन चारों तरीके से फॉर्मिक एसिड की लुईस स्ट्रक्चर को डिपिक्ट किया जा सकता है, और हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन द फोर। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में मैंने क्या बताया आपके लिए? सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? ऑक्टेट पूरे होना। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है जी? ऑक्टेट कंप्लीट होना। ऑक्टेट कंप्लीट होना, चार्ज ना होना। बच्चों एक बार जरा चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, कौन सी ऐसी दिखती है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज नहीं है? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली सबसे बढ़िया चीज थी, सबके ऑक्टेट पूरे थे, चार्ज नहीं था। सबके ऑक्टेट पूरे थे और चार्ज नहीं था। ऐसी कौन सी दूसरी स्ट्रक्चर है? अब ये तो पॉइंट तीनों में खराब हो गया है कि तीनों में चार्ज आ चुका है। तीनों में क्या हो चुका है जी? चार्ज आ चुका। तो चार्ज वाले पॉइंट पे पहले से तो इन कंपैरिजन टू 1 सारे हार चुके। अब हमें क्या देखना है? कौन सी चीज ऐसी है जो चार्ज तो है बट ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है? ढूंढिए। अगर यहां पे C पे प्लस आ गया तो ये डेफिशिएंट ऑक्टेट हो गया। C पे प्लस क्या हो गया बेटे? फोर्थ वाला डेफिशिएंट ऑक्टेट। एक एक करके रूल आउट करते हैं बढ़िया। C पे प्लस आया तो बच्चों ये क्या हो गया? डेफिशिएंट ऑक्टेट। इस वाले O पे प्लस हो गया तब भी ये क्या हो गया? डेफिशिएंट ऑक्टेट। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में हर चीज के ऑक्टेट पूरे। अच्छा आप इस वाले O को भी देख लीजिए। जनरली हमारी निगाह बेटे डेफिशिएंट ऑक्टेट को ढूंढने के लिए प्लस वाली चीज पे जाती है। आप इस प्लस वाली चीज को भी देख लीजिए। प्लस होने के बावजूद इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। चेक करिए, इस O पे 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बने हुए जी, एक ये बना हुआ और एक लोन पेयर। इसका मतलब इसके अपने पूरे 8 इसने कर रखे कि नहीं कर रखे? करेक्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी फोर्थ। कौन आएगी? फोर्थ। अब रही बात इन दो में से कौन ज्यादा खराब है? इन दो में से कौन ज्यादा खराब है? मैं कह रहा हूं थर्ड सबसे ज्यादा खराब है। सोचिए क्यों? मैंने क्या कहा था आपसे कि चार्ज रखना है, मजबूरी है कि चार्ज रखना ही है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस रखोगे। क्या रखोगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे बेटे यहाँ पे पॉजिटिव किस पे है? O पे। यहाँ पे पॉजिटिव किस पे है? C पे। तो इसमें और इसमें से बेहतर कौन है?
2 सेकंड। सेकेंड। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यार फॉर्मिक एसिड बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं करता होगा। मैं एक चीज और समझा रहा हूँ वरुण, मैंने उस दिन समझाई थी। तू हाथ में बेटे ऐसे एक बैलेंस रख रहा है, बीच में एक वेट रख के, सही है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। जरा सा भी इधर लुढ़काएगा तो ये बीच वाली चीज किसकी तरफ चली जाएगी? नीचे वाले की तरफ। Yes, sir. इधर करेगा तो इधर नीचे वाले की तरफ चली जाएगी। Yes, sir. The two resonating structures should be like the right middle of a physical beam, right at the balance. 1 और 2, यदि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगभग बराबर एनर्जी के, सिमिलर एनर्जी के, तो दोनों के बीच में आना जाना बड़ा आसान है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड उन दोनों का परफेक्ट मीन होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा? परफेक्ट मीन होगा दोनों का। अगर तूने ऐसा कर दिया, इसका मतलब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बच्चों किसकी तरफ झुक जाएगा? जो कम एनर्जी वाला है। कौन है जो लेस एनर्जी मोर कम स्टेबिलिटी। energy। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो शक्ल सूरत है, रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, दैट विल रिजेंबल मोर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब इन चारों में से फॉर्मिक एसिड किसकी तरह सबसे ज्यादा दिखेगा? फर्स्ट वाले की तरह। First वाले की तरह। इसका मतलब वो नॉर्मल फॉर्मिक एसिड की तरह दिखेगा, वो नॉर्मल लुईस स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा, चार्ज वाली स्ट्रक्चर जैसा नहीं दिखेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वरुण मेरे बेटे, वरुण बेटा बता। Yes, sir. आ रहे हैं सर। समझ आ रहा है मेरे बच्चे? जी सर। हाँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए एग्जांपल्स लेके ना, क्योंकि पुराने वाले एग्जांपल्स ही लूंगा तो ये गधे ज्यादा शोर मचाएंगे, हाँ 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 करते रहेंगे, फिर तेरे को समझ नहीं आएगा। बच्चों एक बार ये देखो, इसे कहते हैं फॉर्मेट आयन। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं जी? फॉर्मेट आयन। व्हाट इज इट कॉल्ड? Formate ion। नंबर 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने, क्या 2 में कोई अंतर है? पहले तो ये बताओ। नो सर। No, sir. नो सर। कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी, वन इज सेम, आइडेंटिकल एज 2। सर यहाँ इक्विवेलेंट का साइन नहीं आएगा? एक ही बात है यार, ठीक है बेटे, आइडेंटिकल ही है ना। इक्विवेलेंट का मतलब वही हुआ ना, बराबर में अलग जरा सा कुछ होता है, यहाँ कुछ अलग होता ही नहीं है। ओके सर। बच्चों ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो है OCO के ऊपर नाच रहे हैं, OCO के ऊपर नाच रहे हैं जी। Yes, sir. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सा बॉन्ड जो है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, कौन सा वीक? Sir, double bond stronger है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीक? अब श्रुति बेटा कह रहा है डबल बॉन्ड। मेरे बेटे डबल कौन सा बॉन्ड है ये बता इनमें से? Sir, आधा दोनों टाइम ये डबल रहता है तो आधा टाइम ये सिंगल रहता है। Sir, तो दोनों सेम तरीके से। एग्जैक्टली, दोनों बॉन्ड क्या हो गए होंगे? सेम बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के। क्या हो जाएंगे बेटे? सेम bond बॉन्ड order। और बॉन्ड लेंथ के। तो अब इसमें CO बॉन्ड आर ऑफ सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझ आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूंगा इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, तो आप कहोगे सर 1.5 लगा लो। सही कह रहा हूं? 1.5 लगा ले। यस सर। मेरे बेटे आधा टाइम वो डबल रहा, आधा टाइम वो सिंगल रहा, सारा 1.5 बॉन्ड ही तो हो गया। सही कह रहा हूं? जैसे अच्छा ये देख, बेंजीन के केस में भी देख वैभव बेटा। यस सर। वैभव बच्चे ये देख, बेंजीन में भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे हमने। यस सर। बेंजीन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है कैसे बताऊं? दोनों बराबर स्टेबिलिटी के। Yes, sir. यस सर। ये इसीलिए गोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड बनाते हुए गोला बना दिया था। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो अब इसमें भी अगर तू कहेगा तो all CC bonds are of same bond order and length। बता भाई,
बता। Yes, sir. Yes, sir. All CC bonds are of same bond order and length। तेरे से पूछेंगे नॉर्मली C डबल बॉन्ड C स्ट्रॉन्गर होता है C सिंगल बॉन्ड C? C double bond C. डबल बॉन्ड E double bond C. डबल बॉन्ड C। तेरे से पूछेंगे नॉर्मली C डबल बॉन्ड C छोटा होता है C सिंगल बॉन्ड C? C double bond C छोटा। E double bond C. अब फिर पूछेंगे क्या बेंजीन में C डबल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड C अलग अलग लेंथ और स्ट्रेंथ के होते हैं? No. नहीं, बिकॉज रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेनन है। बोलो साथ साथ, रेजोनेंस एक Stabilizing. ध्यान से देख, तेरा नेगेटिव चार्ज एक जगह टिक के बैठता, मैंने क्या बताया था, चार्ज जहां भी इकट्ठा होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। चार्ज जहां भी इकट्ठा होगा क्या करेगा, वहां पे रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी घटा देगा। रेजोनेंस क्या करती है, रेजोनेंस को देख ले क्या करती है, रेजोनेंस चार्ज फैला देती है। क्या करती है रेजोनेंस? चार्ज फैला चार्ज देती है। फैला बैलेंस देती है। करते हैं। चार्ज फैला चार्ज देती है। फैला देती है, चार्ज का डिस्पर्जन कर देती है। यार एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखेगा तू एक सॉलिड स्फीयर ले ले, सेंटर पे लाके चार्ज को बिठा दे, चार्ज जो है वो सॉलिड स्फीयर की सरफेस तक आके पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। समझ आ रही है बात? आपने कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था, K Q1 Q2 by R² लिखा था भाई? यस सर। K Q1 Q2 by R² में से अगर आप पर यूनिट चार्ज द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन द पर यूनिट ऑफ Q2 निकालो तो Q2 की जगह 1 रख दे, तो फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, K Q1 by R²। क्या आ जाएगा? K Q1 by Q1 R. by R square। K तो कांस्टेंट है, बचा क्या, Q1 by R²। Yes, sir. Yes sir। इसका मतलब जितना बड़ा Q1 जितने छोटे R में बैठेगा Q1 by R² उतना बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. Yes sir। हाँ, ये अगले साल की फिजिक्स है, मैं थोड़ी एडवांस में पढ़ा रहा हूँ। आपको बेसिक क्या याद रखना है, चार्ज का इकट्ठा होना सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। बोलेंगे भी सारे, चार्ज का इकट्ठा होना। इकट्ठा होना सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है। बोलो बोलो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है। बढ़ाता है। अब एक पुरानी पिक्चर का गाना गाओ, अपने माँ बाप से पूछ लेना कौन सा गाना है। साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर चार्ज उठाना। बोलो बोलो, साथी एक अकेला थक जाएगा, मिलकर चार्ज उठाना। अरे एक्चुअली पिक्चर का गाना चार्ज उठाना। चार्ज है। हाँ, पिक्चर में था मिलकर बोझ उठाना, मैंने उसे मॉडिफाई करके कर दिया, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर चार्ज उठाना। इधर देख, O का नेगेटिव, ये O नेगेटिव लेके परेशान था, ये वाला O क्या कहता है, भैया आप डबल बॉन्ड बना के थोड़ी देर मेरे पे नेगेटिव रख दो, है ना? Yes sir। हाँ, Yes, sir. ये वाला पाई बॉन्ड, ये आकृष्ट इधर वाला, आकृष्ट इधर हाथ लेफ्ट हैंड उठाए थक गया था, तो सारे भाइयों ने क्या कहा, यार भाई इधर वाला लेफ्ट हैंड उठाए थक गए, तेरा लेफ्ट मेरा राइट, अब हाथ पलट लेते हैं, थोड़ी देर लेफ्ट को आराम दे, राइट को उठा ले। हाँ या ना? Yes, sir. तो जो पाई बॉन्ड का बोझा उठाना था, वो पाई बॉन्ड का बोझा फैल गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। एक बार इसको देख के बताएंगे जी। वरुण भाई, एक तेरे को एसेंस समझा दिया रेजोनेंस का, बाकी पूरा वीडियो लास्ट वाला देख लियो, अभी डाला है। ओके सर। बच्चों इतना पढ़ के बताएंगे क्या डाउट है, ये एग्जांपल लिखो फटाफट। अब जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो इसी से मिलता जुलता सा टॉपिक है, बड़ा बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। सर हाँ जी बेटे। सर आप थोड़ी देर पहले जो बता रहे थे K Q/R² जो बता रहे थे, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा ना, तो सर उससे स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकलेगा? अरे प्रभु, मैंने स्पेसिफिक चार्ज नहीं बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही तो दिखाती है कि वो फोर्स कितना लगा रहा है। बच्चों इधर देखो, K Q1 Q2 by R² में मतलब क्या हुआ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 on Q2 या Q2 on Q1, एक ही बात है। Yes, sir. Yes sir। Yes, मैंने sir. Q2 का वैल्यू 1 कर दिया। यस सर। Yes I sir। am taking the value of Q2 to be 1,
1 कूलम। ठीक बात है जी। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैल्यू क्या आ गया बच्चों? K Q1 by R square. तो R इसका square। मतलब Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितना मैं Q1 बढ़ाता जाऊं, R घटाता जाऊं, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. नहीं समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो मेरा भाई कह रहा था अभी, Q1 by R square is nothing but charge density. What is it? Charge Charge density. चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल, चार्ज per centimeter पर square. सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई तुमने चार्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा दिया, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा। उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये सब अगले साल फिजिक्स का है। This is all that you are going to study in physics.